कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 33 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। एमेजिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंची। हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद फायर फाइटर्स प्लाजा के अंदर दाखिल हुए। जली हुई दुकानों में महदूद पैमाने का सर्च ऑपरेशन किया गया। आग की वजह से इमारत के पिलर्स कमज़ोर हो गए हैं, मुतादिद दरारें पड़ गई हैं। इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा है। 21वीं सदी में जिंदगी की तलाश लाउड स्पीकर पर कराची के तिजारती मरकज गुल प्लाजा में हौलनाक आतिशबाजी ने शहरी इंतजामिया के हंगामी हालात से निपटने की सलाहियत बेनकाब कर दी। कराची बुनियादी सर्च ऑपरेशन से भी महरूम। गुल प्लाजा के मलबे तले दबे अफराद को जदीद आलात के बजाय आवाज़ें देकर तलाश किया जा रहा है। सिंध हुकूमत की तैयारी और अहलियत पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता, गुल प्लाजा के वाक़ये और उससे होने वाले जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा दुख की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुल प्लाजा के शहीद फायर फाइटर को सिविल अवार्ड दिया जाए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को गुल प्लाजा में जारी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन में तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने आतिशबाजी के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजात को सराहा। उन्होंने कहा जख्मियों की तिब्बी निगहदाश्त और मुतासरीन के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। फायर सेफ्टी कवानीन के नफाज के साथ तजारती और रिहायशी इमारतों में हिफाजती मुआयनों के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर भी जोर दिया गया। ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में सानेहात की रोकथाम हो सके। और आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान दूसरा मैच आज स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तानी लिटिल स्टार्स कमबैक के लिए पुरअज़्म। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। मैच की तैयारी के लिए खिलाड़ियों के हरारे में कोचेस की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग। दूसरी जानिब बांग्लादेश के वर्ल्ड कप खेलने या न खेलने पर आईसीसी ने फैसला महफूज कर लिया। सराय के मुताबिक वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत करने या न करने का फैसला 21 जनवरी को फाइनल होगा। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, आपकी सुबह भी अच्छी रही होगी। वैसे कराची में रहने वाला हर शहरी और हर आंख अश्कबार है, परेशान है और एक दफ़ा फिर से वो सोचने पर मजबूर है कि हम जिस शहर में रहते हैं क्या वो अपने शहरियों को तमाम सहूलियात दे भी सकती है या नहीं। जब हम ये शो का आगाज़ कर रहे थे तो हम हमेशा से हमारी एक लाइन होती है कि खुश आमदीद, और लेकिन ये कहते हुए आज तकलीफ़ इसलिए भी हो रही है कि जैसे सादिया ने कहा कि कराची, सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये ख़बर पहुँची वहाँ वहाँ वो आंख अश्कबार रही। एक बार फिर एक सानहा ऐसा हुआ जिसने सिर्फ इस शहर को नहीं पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया है, पूरे मुल्क को रुला दिया है। एमेजिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आग लगी, हौलनाक आग थी। कई जिंदगियाँ इसने जला डाली हैं, कई ख्वाब भस्म कर दिए हैं। गुल प्लाजा आतिशज़दगी अब एक सानहा बन चुकी है और आखिरी इत्तलात के मुताबिक 11 अफराद इसमें जाबाक हुए हैं। एंड आई एम फेयरिंग कि ये तादाद आगे बढ़ रही है। उससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है, उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अब तक जो डीसी के पास नंबर्स लिखवाए हैं लोगों ने कि उनके प्यारे लापता हैं, 55 अफराद अभी भी लापता हैं और इनके बचने की उम्मीद गुजरते वक्त के साथ दम तोड़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इन लोगों को ढूंढने के लिए जो आलात हमारे पास मौजूद होने चाहिए थे, एक मेट्रोपॉलिटन शहर में जो चीज़ें, जो फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए थी वो नहीं थी। शहर भर से बहरहाल फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू इदारे और रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों में अभी भी मसरूफ़ है और अब मलबा हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है। आग को बुझाने के बाद इस हादसे में एक बार फिर से बिल्डिंग सिक्योरिटी इकदाम के हवाले से सवाल उठ गए हैं और इस कदर मसरूफ़ और पुरहजूम बिल्डिंग में हंगामी इखराज का कोई रास्ता ना होना, हिफाजती इकदाम ना होना, इदारों की नाअहली की तरफ एक दफ़ा फिर से इशारा कर रहा है। गुल प्लाजा साहने के एक बार फिर बल्दिया टाउन साहने की दिलखराश याद को भी ताज़ा कर दिया है और ये बल्दिया हो गया या गुल प्लाजा फैसल, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। पूरे शहर में अगर सिर्फ हम पिछले साल के 6 महीनों की बात करें, पूरे साल की बात ना करें, तो कई ऐसे वाक़यात पेश आए जिस पर बार बार ये बात की गई कि बिल्डिंग सिक्योरिटी कहाँ मौजूद है और क्या प्रिकॉशंस ली जाती है अगर इस
तरह की कोई सूरत हाल होती है ताकि लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा कुछ ही सके? देर में मैं बताऊंगा कि 2016 से अब तक इस शहर में कितनी इमारतों में आग लग चुकी है और उसका हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जावेद कुरैशी साहब। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत बड़ा सानिया है। बताया जाता है कि सिर्फ इस एक ये जो तिकोन इमारत है, इस एक इमारत में सिर्फ करोड़ों अरबों का कारोबार होता था। ये कारोबार करोड़ों अरबा रुपए ये एक तरफ चले जाते जावेद साहब, जब एक शख्स भी वो काला स्याह जिंदा जल के खिड़की से, जब उसकी हम बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया जो चीज़ें फ्लोट हो रही हैं, एक शख्स ने जो वीडियो बनाई है, मेरे ख्याल से वो हमारे सिस्टम के मुंह पे तमाचा है। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपका इनिशियल रिएक्शन, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 11 अफराद उसमें जाँ बाग हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपके चैनल का कि ताजरों का मौक़िफ़ जानने के लिए आपने हमें टाइम दिया। इंतहाई दिलखराश वाक़या है। आज तीसरा रोज़ है और इधर जो ये सानिया जो हुआ है, इस सानिए के अंदर जो लोग जिंदा जल गए, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब तक की इतलात के मुताबिक 11 अफराद यहाँ शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 60 से 80 अफराद अब तक मिसिंग पर्सन हैं। एक मौज़ा ही अल्लाह ताला की तरफ से हो सकता है कि वो खैर खैरियत से हो और वो जिंदगी के आमीन, आसार वहां नजर आए। आमीन। लेकिन लेकिन मैं हुकूमत वक्त से ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े शहर के अंदर जो इंटरनेशनल सिटी है, जहां से अरबों और खरबों रुपए का आप टैक्स लेते हैं, वहां आज जहालत के दौर की यादें ताजा हो रही हैं। लोगों को आवाज देकर यदि पूछा जा रहा है कोई जिंदा है तो बाहर आ जाए। इनके पास कोई उफ, जदीद जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो एक जदीद ट्रेनिंग इनके पास नहीं है। हमें अफसोस है इसके अंदर एक फाइटर भी जो शहीद जी, हुआ है, जी। हम उसके खानदान के साथ भी उसके सोग में बराबर के शरीक हैं। लेकिन ये हुकूमत की नाअहली है। यहाँ 1200 से ऊपर जहाँ दुकानें हैं, वहाँ सेफ्टी का इंतजाम का ना होना और इस तरीके से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि सिफारिश और पैसों के बुनियाद पर लोगों हुँ, को जो मैप हुँ। मंजूर कर कर दे देती है। अब मुझे बताया कि ताजिर बिरादरी किसका गिरेबान पकड़े, खासिन गवर्नमेंट हुँ, का पकड़े या विफाक का। ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो इख्तियारात और एनएफसी अवार्ड में जो पैसा मिलता है, आज 17 साला बिला आगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है। मुझे बताएं कि कराची की आवाम सिर्फ लाशें उठाने के लिए बची है। कभी उन्हें हुँ, डंपर आकर मार जाता है, कभी कोई और टारगेट किलिंग कर जाता है और अब ये जैसे आतिश की जो हुई है जी। गुल प्लाजा में, तो ये खून किन पर तलाश किया जाए। ये कत्ल का केस किन के ऊपर हो। मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से ये फैसला आप पे छोड़ता हूं और मुझे बताया जाए कि ये जो लोग, ये एक फर्द नहीं शहीद हुआ, ये खानदान पूरा शहीद हुआ है। मुझे बताएं उनके घर में आज सफेद मातम बिछी हुई है। वो हुँ, लोग अपने प्यारों को ढूंढने के लिए किस तरीके से बेकरार है, लेकिन हुकूमत इनके पास रेस्क्यू का कोई जो नाकिस जो निजाम है वो इनके पास मौजूद है। मैंने माना पाक आर्मी की टीमें आई, मैं सलाम हुँ, पेश करता हूँ रेंजर्स को, पाक आर्मी को, नेवी को, सिंध पुलिस को। उन्होंने रेस्क्यू के कामों में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। शायद ये टीमें ना पहुंचती तो ये सानिया इससे बड़ा हो सकता था। हुँ, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं है। जब कल मेरे बयान के बाद शाम के टाइम जब वजीर आला साहब आए, जी। एक सरसरी दौरा कर कर चले गए, उसके बाद मेयर साहब वहां बैठे, लोगों ने एहतिजाज किया उनके खिलाफ कि आप कहाँ थे। ये किसी और मुल्क में इतना बड़ा सानिया होता तो वो पूरी की पूरी जो कैबिनेट है और वहां के जो कर्ता धरते वो रिजाइन देकर और अपने घर और चले और जाते। जावेद साहब, अगर शुरू में ही इकदामात पहले से करके रखे गए हो और ये देख लिया जाए कि कोई बिल्डिंग ऐसी मौजूद है जिसमें अगर ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो लोगों को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, और अगर जिस बिल्डिंग में ऐसे इकदामात नहीं हो सकते हैं तो फिर उस पर कंडीशंस लगाई जाएं, दुकानें कम की जाएं, दीगर चीज़ें कम की जाएं, ताकि एक फायर एग्जिट वहाँ पर बना दिया जाए। अगर ये इकदामात कर लिए जाएं तो फिर आप और मैं बैठकर ये अफसोस ना कर रहे हों कि ऐसा कोई वाक़या हुआ और वाक़ये के बाद वज़ीर आला साहब कहाँ थे या मेयर साहब कहाँ थे।
मैं, फैसल, आप, हम बैठकर उस दुख का अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। जो लोग वहाँ पर अभी लापता हैं, उनकी फैमिलीज़ क्या सोच रही हैं, जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज़ इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हैं, हम सोच कर भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और उन सब लोगों के दुख में हम शरीक ही हो सकते हैं, कंडोलेंसेस ही कर सकते हैं। लेकिन कल वज़ीर आला साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जब हम चाहते हैं कि बिल्डिंग्स को ऑर्डर में लेकर आएँ, उनको सिस्टम के अंदर लेकर आएँ, तो ताजिर बिरादरी जो है वो एहतजाज पे चली जाती है, स्ट्राइक पर चली जाती है, हमें कार्रवाई करने की मौका नहीं दिया जाता। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या इस वाक़ये के बाद क्या एक दफ़ा ताजिर बिरादरी इकट्ठी होगी और ये सोचेगी कि जहाँ जहाँ भी ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं, अगर उसमें फायर एग्ज़िट मौजूद नहीं है एग्ज़िट मौजूद, तो वहाँ एग्ज़िट्स बनाए जाएँ, अगर दुकानें ज़्यादा हैं उनको कम किया जाए, इनलेट आउटलेट मेक श्योर की जाए कि सेफ्टी हो वहाँ पर। देखिए जी, वजीर आला साहब अपनी जान छुड़ाने के लिए सारा मलबा ताजिर बिरादरी पे डाल देते हैं। हकीकत इसके बरक्स है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो इदारे सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, क्या उनकी आंखें बंद हैं? और कब ताजिर बिरादरी ने स्ट्राइक की और कब कहा कि हमारी ये दुकानों का साइज छोटा कर दें, एग्जैक्ट इनके बढ़ा दें? ये सारे का सारा झूठ के ऊपर इनका बयानिया है और उस झूठ के सारे पर ये अपने ऊपर ये दाग लगना नहीं देना चाहते कि ये इतने बड़े सानिया के पीछे हुकूमत की नाअहली है। और ये तमाम जाने भी हमारी जाए, माल भी हमारा जाए और इल्जाम भी ताजिर बिरादरी पर आए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या चाहते हैं गवर्नमेंट हमसे? क्या लेना चाहती है? क्या आखिर हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी जो हम कारोबार करते हैं वो उसे खत्म कर देना चाहती है? ये सिर्फ जो इदारे हैं इनके अंदर इतनी करप्शन है कि मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं, आपका मीडिया जानता है कि किसी इदारे में चले जाएं, बगैर सिफारिश और बगैर पैसों के काम नहीं होता। मुझे बात बताई जाए कि इंटरनेशनल सिटी, आज पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है जी हाँ। कि आज 30-32 घंटे हो गए, ये आग इनसे बुझ नहीं सकी, रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हो सका। तो मुझे ये बात बताएं, इसमें ताजिरों की गलती है? आपके पास जो आलात हैं, इसके अंदर भी जो फायर टेंडर को जो दिए थे वो भी विफाक की तरफ से 1 पॉइंट कुछ जो रुपए जो विफाक जी। ने दिए थे, जी, जी। उसके बाद वो भी कॉन्ट्रैक्ट इनका खत्म हो गया। क्या ये सोए हुए हैं? हर सानिये के बाद ये दूसरे सानिये का इंतजार करते हैं जावेद कि साहब, हमें। 2016 से जो यहाँ आग लग रही हैं, ये मैं बाकी मिलेनियम मॉल, आरजे मॉल इसको आरजे मॉल छोड़ें, है। ये पीछे जो है रिम्पा प्लाजा इसमें भी लग चुकी है, ये इधर भी लग चुकी। तो और 2016 की मैं पता है क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि 2016 में इसी जगह पे, इसी गुल प्लाजा में एक आग लग चुकी थी। 2016 से 2025 में हमने 26 में क्या सीखा? नील बटा सन्नाटा। आप जो बात कर रहे हैं, मुझे देखिए, तनकीद जो है दिल भर के हम भी करेंगे, आप भी करें। अभी क्योंकि हम बार बार एक फुटेज चला रहे हैं जिस पे मैं भी रुहासा हो रहा हूँ, लेकिन किसी तरीके से अपने आप पे काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि साल 2026 में जब मुझे यह पता चले कि मेरा कोई प्यारा, खुदा ना खास्ता, वो एक इमारत में फंसा हुआ है, वो रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक कॉल कर रहा है कि मैं अंदर मस्जिद में छुपा हुआ हूं, मुझे आके कोई बचा ले, खुदारा मुझे बचा ले। मेरे पास ऑडियो मैसेज आए, मेरे खुदा ना खास्ता किसी जानने वाले का, वो कहे मेरे चारों तरफ आग है, मुझे आके कोई बचा ले, और अगर मुझसे नहीं कोई बचा सकता तो मुझे माफ कर दे। तो ऐसी सूरत हाल में साल 2026 में जहां दुनिया मरीख से आगे जा चुकी है, हम एक इमारत को उसमें शगाफ डाल के अंदर दाखिल होके उन 50-55 लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। उन 50-55 बंदों की तो सिर्फ लिखत है, सिर्फ लिखत। आप मुझे बताइए अपने तजर्बे से, हफ्ते की रात 9:30 बजे गुल प्लाजा जैसे जगह पे, जहां पे डेकोर से लेके शादी का सामान मिलता है, रमजान करीब है, आगे शादियों का सीजन है, कितना लोग फंसा होगा? देखिए जी, उस वक्त अंदाजे के मुताबिक 2,500 से 3,000 अफराद बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। और वहां जब ये भगदड़ बची तो कुछ अपनी मदद आपके तहत लोग वहां से निकले, और कुछ लोग जब रास्ता बंद होने की वजह से वहां से निकल नहीं पाए। अब ये जो फिगर जो आप बता रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, ये वो फिगर है जो रिकॉर्ड पे आई है, और जो लोगों का एक्सेस ही नहीं है, उन्हें लोगों को पता ही नहीं है हमें कहाँ एंट्री कर रही है, वो फिगर इससे बड़ी है। आज मुझे बात बताएं कि इतना बड़ा मुल्क, 25 करोड़ की आवाम, क्या इस मुल्क के अंदर कोई भी हुक्मरान ऐसा है जो वो आके इनकी दाद रसी करे? क्या इन लोगों के अपनी अय्याशियां खत्म नहीं होती? आज पूरा मुल्क, पूरी ताजिर बिरादरी शोक के आलम में है। आज हमने अपनी मार्केटों में दुआएं तकरीबात रखी है, 3 दिन का हमने
जो शोक का ऐलान किया है, जो वॉलंटरी तौर पर अपने कारोबार बंद करना चाहता है करे, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी अपील नहीं है। हम अल्लाह ताला के हुज़ूर उनके लिए दुआ कर सकते हैं और आने वाले जो वक्त है उसकी पेशरफ हुकूमत को पहले कर लेनी चाहिए कि इन लोगों को खुदारा कत्लेआम बंद किया जाए। मैं इसे कत्लेआम कहता हूँ। हुकूमत को खुदारा, हुकूमत को सोचना चाहिए, ये इस लालच में ना पड़े कि ये देखे इंसानी जान से ऊपर कोई चीज नहीं है। आज हम ठीक है, जावेद ठीक साहब है, से हमारे साथ मौजूद थे जावेद कुरैशी और यकीनन बहुत सारे सवालात तो उठते हैं, बहुत सारे सवालात उठते हैं। मीनवाइल सदर गुल प्लाजा ट्रेड एसोसिएशन या फिर मैं साबका गुल प्लाजा कहूँ, तनवीर पास्ता हमारे साथ मौजूद है। तनवीर अस्सलाम वालेकुम। हमें अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि पिछले अब 24 से 36 घंटे हो गए ना आप सोए हैं और वहीं पे आप मौजूद हैं, लेकिन आप फिर भी हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, शुक्रिया। बहुत सारे सवाल लोग प्लाजा के हवाले से भी कर रहे हैं कि 600 की जगह थी दुकानों की 1200 कर दी है। ये तहकीकात में बाद में आएगा। तनवीर मुझे बताएं, इस वक्त क्या इत्तलात है आपके पास, कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया, अंदर कितने लोग फंसे हो सकते हैं? मेरी बात तो हम इसको क्लियर कर दें कि आपने क्या कहा कि वो 600 दुकानें थी और जी जी उनको जी 1200 दुकानें कर दी गई हैं। तो वो तो सर एज पर ड्राइंग नक्शे में आ ही जाएगा सामने कि 600 दुकान को 1200 दुकान क्यों बनाएंगे। सारी चीजें सामने हैं, किस फ्लोर पे कितने शॉप्स हैं, हम आपको इन राइटिंग लिखवा के दे सकते हैं। और इसके आगे आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर? कितने अफराद फंसे हो सकते हैं अंदर अभी भी तनवीर? अभी अभी भी जो है आप यूँ समझे 50 के करीब अफराद हो गए। 5 हमने और रेस्क्यू कर लिए हैं। 5 डेड बॉडी और निकाली है रात में ना। तो 5 जो बॉडी निकाली है वो बिल्कुल झुलसी हुई थी, मतलब उससे शनाख्त भी नहीं हो पा रही है। तो बस ये है कि आप यूँ समझिए कि हमने मतलब जिस तरीके से निकाला है तो बस दिल पे पत्थर रख के कि बस ऐसा पता चल रहा है कि 5 अफराद हैं। तनवीर, ये ये बताइएगा पोजीशन कि हर शख्स का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। जो यहाँ पर ठीक लोग शॉपिंग करने आए थे, वो जिनकी दुकानें हैं, वो जिन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया, वो अलग बात कर रहे हैं। जी, आग जी। जितने बजे भी लगी, उसके बाद हर कोई ये शोर कर रहा है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला बहुत देर से पहुँचा, उनके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं थी, अंदर जी। जाने में मुश्किल हो रही थी। ये सब हमें बयान कीजिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था? जी, देखिए पहली बात ये कि जो फर्स्ट पहले दिन जो काम हुआ था उसमें चुके हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला लेट पहुँचा था। तकरीबन 55 मिनट्स में पहली गाड़ी पहुँची थी, जिस वक़्त आग जो है ज़्यादा फैल चुकी थी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। जब पहली गाड़ी आई थी तो 20 मिनट के अंदर उसमें पानी भी खत्म हो चुका था। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ काफ़ी चैनलों पे। वो बात थी कल रात की, मीन्स परसों रात की। उसके बाद रात में प्रोसेस चलता गया, सुबह 6 बजे से ऑपरेशन तेज़ हो गया। फिर हाइड्रेंट से पानी भी आना शुरू हो गया, डीसी साहब भी आ गए थे। गवर्नर साहब ने भी रात को चक्कर लगाया था, प्रोसेस चलना शुरू हुआ और जो है वो काम अपनी जगह चल रहा था। मगर ऐसे करते-करते कल के दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला, मगर हम कहते-कहते थक गए कि भाई ऑपरेशन कुछ ऐसा हो कि कोई रेस्क्यू टीम ऐसी आई जो अंदर जाके हमारे लोगों को बाहर निकाले। तो कल भी ये पोज़ीशन हुई नहीं थी, मगर अब कल रात से जब मेयर कराची से मुलाकात हुई, सीएम सिंह साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। एक्सकैवेटर्स मँगा लिए, क्रेन मँगा ली है। यहाँ पे काम चल रहा है, आहिस्ते-आहिस्ते एंटर होते जा रहे हैं और पीछे के रास्ते से भी किसी जगह से एंटर करते तो 5 डेड बॉडी जो है वो हाथे लगी है अच्छा और तनवीर, कोशिश कर आप रहे कह हैं रहे हैं कि 55 मिनट में पहुंची है जी, और इसकी जी। तस्दीक मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि कल हम भी फील्ड पे मौजूद थे। जो पीछे रिम्पा प्लाजा के भी जो एक दुकानदार, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैंने गालिबन 9:40 पे कॉल की है या 10:40 पे कॉल की है और उसके बाद बड़ी देर से आई है। आप कह रहे 55 मिनट, मेयर पहुंची, वो नहीं कह सर, रहे 15 मिनट में पहुंच गई थी। नहीं, नहीं, हालांकि नहीं, 15 नहीं, नहीं, मिनट क्या 5 मिनट में पहुंचनी चाहिए थी। सदर फायर स्टेशन कितनी दूर है तनवीर, यहां से मेरी जरा बात बताएं? सुने मेरी बात सुने 10:10 पे आग लगी थी। पहले 9:40 पे किसने कॉल करी है तो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है 10:10 पे आग लगी थी, 10:15 पे हमने कॉल की है, ठीक है। हमारा कहना ये है कि 11:05 पे गाड़ी पहुंची है, मगर मेयर साहब और इनकी टीम का कहना है कि इनकी गाड़ी जो है 10:38 या 10:40 पे पहुंच गई थी। तो सही। 25 मिनट का फर्क है उनकी और हमारी बात के अंदर। अच्छा, अच्छा। और तनवीर जरा देखने वालों को बताएं, यहां से सदर फायर स्टेशन कितनी दूर है? सर अगर देखा जाए सदर फायर स्टेशन ऐसे तो 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, मगर अब आप क्या कह सकते हैं सर इस मामले को आप देखें कि सही। बाज़ अच्छा। औक़ात ये भी पोज़ीशन हो सकती है। इनका तो मौक़िफ़ ये भी है कि जो एमए जिन्ना रोड जिस पोज़ीशन में ग्रीन लाइन मनसूबे की तरफ हो रहा है तो ट्रैफ़िक बहुत जाम थी, इस वजह से सही, लेट पहुँचे हैं। सही, सही। चलें अगर हम पहुँचे भी हैं तो हम पूरी तैयारी में क्यों नहीं पहुँचे? हाँ, 20 मिनट के मैं अंदर हमारा जो पानी खत्म हो गया, पीछे पीछे दूसरी गाड़ी आ जाती, चलो एक लेट पहुँची, इसके साथ 5-10 मिनट के
वक्फे से और गाड़ियां पहुंच जाती, सही वो लेट हो गई। सही तो इसी तरीके से लेट होते होते फिर रात में जब ये रेस्क्यू शुरू हुआ, सुबह 6 बजे तक पानी की फराहमी बहुत कम थी। 6 बजे के बाद जो है स्पीड पानी मिलना शुरू हुआ, जब हमारे हाथ से आग निकल चुकी थी, जब 3rd डिग्री की पोजीशन पे जा चुकी थी। सही। तनवीर, आपको क्या लगता है कि अगर फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ जल्दी पहुंचा होता और वो फुली इक्विप्ड होता, तो क्या उस आग को 10 बजे जो आग लगी थी उसे रातों रात ही काबू पाया जा सकता था? क्योंकि हमें ऐसा नजर आ रहा बिल्कुल। है, अच्छा, हमें जी, महसूस ये हो रहा है अगर कि अगर वहाँ जी अगर अगर जल्दी पहुंच गया होता अमला, तो यकीनन रात में ही काबू पा लिया होता। दूसरी एक में से बड़ा ये हो गया कि इनकी स्पार्कल एक बड़ी मशीन थी, जिसपे प्रेशर और बहुत अच्छा काम करने की सलाहियत मौजूद है, जो इस वक्त पाकिस्तान में एक ही मशीन है। जब वो यहाँ पहुंची, जब उसका जैक खोला गया, तो उसमें उसके ऊपर जो है ना कोई एरर आ गया। तो उस रात से लेकर अभी तक वो एरर के साथ मशीन उसी पोजीशन पे रोड पे खड़ी हुई है, हमारे किसी काम की नहीं। अगर वो मशीन भी वर्किंग में होती, अगर वो मशीन भी सही वर्किंग में होती, तो आज हम इस हालत में ना होते। तनवीर, थोड़ा सा इस इमारत के हवाले से हमें बताएं। ये 3 अतराफ की इमारत है, कितने एग्जिट पॉइंट्स थे इसके? बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि क्योंकि जब मेन स्विच ऑफ किया, अंधेरा हो गया, लोग भगदड़ में इधर उधर भागे। फिर एक ये मुन्ना गारमेंट वाले की भी मैं बात सुन रहा था, वो भी कह रहा था कि मैं पीछे जब भागता हुआ तो आग इतनी आगे आ चुकी थी, दरवाजा तोड़ना पड़ा। दरवाजे तोड़ने क्यों पड़ रहे थे जब इतनी फायर देखिए, एग्जिट थी? थोड़ा सा हमें ये मैं मैं बताइएगा। मैं आपको थोड़ी सी बात, मेरी बात सुने, थोड़ी सी बात तसल्ली से आपको ये जी बताऊं जी कि जी। 10 बज के 10 मिनट पे जब आग लगी, तो जो 10 बजे की टाइमिंग है ना, उस वक्त आप सोचें अगर 1200 दुकान है, तो 1200 दुकानों में एक दुकान में 7 अफराद की आप एवरेज ले लें। सेल्समैन है, सफाई वाला है, इनके अपने जी बंदे होते हैं, राइडर होते हैं, तो 7 अफराद से 5000 बंदे तो गुल प्लाजा के खुद के जो सेल्समैन के साथ जो मौजूद स्टाफ होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। रही बात इमरजेंसी एग्जिट और इसकी जो बात हम कर रहे हैं, 16 हमारे जो है एंट्रेंस और एग्जिट गेट्स है गुल प्लाजा के। इमरजेंसी हमारे 3 स्टेयर्स हैं, इमरजेंसी हमारा रैंप है, मस्जिद के साइड से 3 हमारे रास्ते हैं। इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए 16 हमारे डक्ट्स हैं, जो मैंने इन ड्राइंग करके जो है ना, मैंने कल रात को रेस्क्यू टीम को दिया है, उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। सही दूसरी बात कि जब 5000 अफराद मार्केट के ही मौजूद थे, फिर कस्टमर्स भी मौजूद थे, जब हमने रेस्क्यू करके इतने लोगों को बाहर निकाला, तब हम कह रहे हैं कि हमारे 50-60 अफराद रह गए हैं। आप सोचिए अगर रास्ते ना होते तो ये 4 से 5000 लोग सही है। निकलते कैसे? निकलते कैसे? सही सही। लेकिन तनवीर, जी। मेरा सवाल अभी तक वही एक जो अहम सवाल ये है, वो ये कि यहाँ पर अगर गाड़ी जल्दी पहुँच जाती तो शायद ठीक है, ये सारी चीज़ें हो पाती। लेकिन कल जब वज़ीर आला साहब आए तो उनका ये कहना था कि भाई हम तो ये कहते हैं कि इन सारी बिल्डिंग्स को इक्विप्ड करना है, जहाँ पर फायर एग्जिट नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है, उनको वहाँ पर फायर एग्जिट, लेकिन ताजिर बिरादरी हमेशा बीच में आ जाती है। 2016 में भी आग लगी थी। 2016 के बाद 2026 तक खुद वजीर आला साहब या उनकी टीम या कैबिनेट में से कितने लोग आए हैं आज तक आपसे ये पूछने कि क्या आपकी बिल्डिंग के अंदर मैडम, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं है? सबसे सबसे अहम बात ये कि पहली बात इमरजेंसी एग्जिट की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे वाज़ेह तौर पे कहा कि मार्केट 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है, 16 इंटर और एग्जिट जी के जी रास्ते थे इसके अंदर, 16 गेट्स थे इसके मार्केट के, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी रैंप का जो एग्जिट है हमारे पास, एक आगे की स्टेयर्स थी, मार्केट के अंदर की भी 4 स्टेयर्स है हमारे पास। 19 रास्ते थे मैडम, आप इसको जरा फॉलो अप करें कि 19 रास्ते जिस मार्केट के अंदर हो, तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट, और वो एग्जिट आप खुद समझ सकते हैं किस सूरत में। जी इमरजेंसी की सूरत में रैंप भी यूज किया जा सकता है, बैक की एम जिना रोड की तरफ से भी स्टेयर्स यूज किए जा सकते हैं, मास्टर रोड से भी किए जा सकते हैं, और बीच की गली से भी किए जा सकते हैं। चारों तरफ से हमारे पास इंटर एग्जिट एरियाज हैं जो मौजूद थे इस मार्केट के अंदर, ठीक है। दूसरी बात फायर सेफ्टी के हिसाब से, तो 164 सिलेंडर मार्केट के अंदर हमारे नफ्स किए हुए थे, जिसमें से 40 से 45 के करीब हमने यूज भी किए थे। जब ये आग लगी, अपनी मदद आपके तहत हम यूज कर रहे थे, फायर बॉल्स भी हमने यूज की, वर्किंग हम लोग भी कर रहे थे, और नफ्स हुए हुए थे हमारे पास सारे पूरी मार्केट के अंदर हर फ्लोर के ऊपर। तनवीर, वो जी। मस्जिद कहाँ है जो अंदर बताई जा रही है, जहां की आखिरी इत्तला थी कि 30 से 40 लोगों ने वहां पनाह ली हुई है? क्या वहां तक पहुंचना सर, मुश्किल था? ये थोड़ा बताइए। ये जो इत्तला थी, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी। कोई अच्छा 40 अफराद ने कोई नींद ली हुई थी। कल तो न्यूज पे ये चल रहा था किसी चैनल के ऊपर के 40 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए जी और जी जी। जिंदा सही सलामत बाहर आ गए। जी ऐसी कोई चीज नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही कोई मस्जिद में मौजूद थे। मस्जिद खुद जो है वो आपके सामने है, वो खुद जो है वो गजब हो शहीद गई। हो चुकी है मस्जिद, जो पोजीशन मस्जिद की है। तो वहाँ कोई जो है वो अफराद ऐसे नहीं थे, ना ही कोई बाहिफाजत निकाले गए। जो सर कल पूरा दिन मीडिया पे चला है कि 40 अफराद की इत्तला है, 40 की इत्तला है, ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो मेरा सवाल वही है कि 2016 में एक गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया हुआ, 2026 में एक ये वाला वाकया पेश आया। इस बीच वज़ीर आला साहब की टीम में से आज तक कितने लोग आए हैं ये पता करने के लिए कि भाई पहली आग क्यों लगी और उसके फायर बाद क्या जब इम्प्रूवमेंट्स हुए? जब उस वक्त आग लगी थी, फायर फाइटिंग की टीम ने पूरा सर्वे किया था, केई की टीम ने भी सर्वे किया था। उसके बाद हमने फायर फाइटिंग के जो मामला थे उसको काफी हद तक दुरुस्त कर लिया था। आपको मैं बता रहा हूँ, 4 फ्लोर्स के अंदर 164 सिलेंडर नब्स किए हुए थे, तो हर गली में 3-3 सिलेंडर लगाए हुए थे, फायर हर एक्सटिंग्विशर्स। एरिया में, हर जी। तो वो हमने इंतजाम कर लिया था पूरा, और चेकिंग किया हुआ था। आपको ये क्या मामला लगता है सारे हो वज़ीर रहे थे। आला साहब ने ये क्या सोच कर ये बात कह दी उन्होंने कि जी हम जब कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो लोग स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, ताजिर बिरादरी स्ट्राइक पे चले जाते हैं? बेटा वो वजीर आला साहब वो अपने हिसाब से कह सकते हैं, कोई भी बात होगी तो वो कह सकते हैं। ऐसा हमें तो वो नहीं है कि ना हक के ऊपर तो ताजिर स्ट्राइक पे नहीं जाता है। जब कोई ज्यादती होती है, जब कोई मामला होते हैं, तब ताजिर किसी एक्शन की तरफ जाते हैं। ताजिर कारोबारी लोग हैं, हम मनपसंद लोग हैं। अगर कारोबार सही चल रहा हो और अगर हमारे साथ कोई ज्यादती ना हो रही हो, तो हमें क्या जरूरत है कोई स्ट्राइक करने की या रोडों पे बैठने की। अच्छा। आप कल भी देखे जब सीएम साहब हमारे पास आए, हमने उनको उनके सामने अपना मौकिफ रखा, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मेरी बात को रखा, हमारी बात को समझा, तो कोई हमारी उसमें कोई बहस नहीं हुई, ठीक है। अच्छा। इसके बाद मेयर साहब आए, मेयर साहब से बात हुई, उन्हें उनके सामने हमने मौकिफ रखा कि भाई ये चीजों की हमें जरूरत है। अब जो हो गया सो गया, ये चीजों की जरूरत है, हमें प्रोवाइड करें। तो उन्होंने रात में हमें प्रोवाइड किया और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सही। तनवीर, ये जो अभी आप बता रहे हैं 5 लाशें निकली हैं, ये वो पीछे वाले रिम्पा प्लाजा वाली साइड से निकली अकबी से कि सामने वाली से निकली हैं? आप लोग नहीं क्या नहीं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हाँ, नहीं नहीं ये बताइए। मेरी बात सुने ना, ये रिम्पा प्लाजा की साइड से निकली है, ना ये एमए जिन्ना रोड से। एक बीच का रास्ता है जो डीसी ऑफिस की गली को जी, जी, जाता जी, है। जी। इसमें हमारी तकरीबन जो है ना 9 रास्ते यहाँ पर भी मौजूद हैं। इनमें से एक बीच का जो है वो वेंटिलेशन डक्ट था, उसमें से निकाले, जो किसी वेंटिलेशन दुकान को डक्ट में लगता से? था। वो जो जी फिरोजी रंग का शीशा लगा था वो वाली गली? जी 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 जी, जो शीशे वाली गली है सर। अच्छा, सही। रात में भी कोई इस तरह की इत्तला थी कि किसी खिड़की से किसी ने मोबाइल का टॉर्च मारा है, फला-ढिमका? हाँ, वो सर ये हुआ था, किसी ने कहा कि मोबाइल को टॉर्च मारा है, मगर रेस्क्यू टीम ने बर वक्त काम किया। जब मशीन सब ऊपर गए तो जब उस शीशे को तोड़ा गया तो पता चला वहाँ एक टॉय था जिसमें लाइट अपनी बिलिंग कर रही थी, तो वो टॉय अच्छा। भी उतार के रेस्क्यू टीम ने एज अ प्रूफ के तौर पे अपने पास रख लिया कि भाई उसमें टॉय था। किसी सही। ने कोई जो है लाइट अल्लाह जला के अकबर। मोबाइल की नहीं जलाई थी। तनवीर ये बताइएगा कि अब जो 55 अफराद लापता होने की बात की जा रही है, क्या कोई ये अंदाज़ा लगा सकता है कि वो किस सम्त में लोग फंसे हुए हो सकते हैं, या कोई ऐसा कोना रह गया है जहाँ तक अभी नहीं रेस्क्यू नहीं पहुँचा और नहीं वहाँ पर मैडम, उनको ढूंढा जा सकता है? देखिए सबसे सबसे अहम बात ये है कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन रात में शुरू हुआ है लोगों को निकालने का। इससे पहले सिर्फ पानी बहा जा रहा था, आग को रोका जा रहा था। कोई भी शख्स, कोई भी रेस्क्यू टीम अंदर जाके बंदों को लाने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके पास सहूलत मौजूद ही नहीं थी। मैंने जी। पहले दिन भी शिकायत की थी, ना उनके पास मास्क थे, ना 1122 की टीम टाइम पे पहुंची थी, ना उनके पास सहूलत थी। कल रात से जब हमने जो है वो एक्सीवेटर का इस्तेमाल किया है, क्रेन मंगाई है, और बाकी जितनी जो हमारे जो वेंटिलेशन शीशे थे सारे डैमेज तोड़ दिए, सारी ग्रिलें निकाल दी हैं, सारे डक्ट्स खोले हैं, तो वहां से कूलिंग का अमल जारी करके वहां से एंटर होके चेक किया जा रहा है, सही। सर्च किया जा रहा है कि जहां से जिस भी तरीके से किसी भी एरिया से अगर कोई डेड बॉडी मिलती है या अगर कोई मुआवजा हो जाए, कोई सही सलामत मिलता है, जी। तो अल्लाह का करम, इंशाअल्लाह, वैसी इलाही कोशिश आमीन। हो। आमीन। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, और आप वहीं पे मौजूद हैं। हम आपको वक्तन-फ़वक्तन ज़हमत देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जैसे आप हम भी दुआ करते हैं, कोई मुआवज़ा हो, किसी की दुआ हो, किसी का करम हो कि कोई शख्स ज़िंदा निकल आए इसमें से। जैसे-जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे ही उम्मीद दम तोड़ती जा रही है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक ब्रेक ले रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दिस। हमारे नुमाइंदगान वहीं पे मौजूद ऑन द स्पॉट। एक ब्रेक के बाद उनसे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम ब्रेक पर गए, हम बात कर रहे थे गुल प्लाजा में लगने वाली आग। सैटरडे उसने तबाही मचाई, एंड वाइल वी वर डिस्कसिंग इट और इन द ब्रेक एज़ वेल, मैं और फैसल हम ये सब डिस्कशन कर रहे थे कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो कराची में इस तौर का होना चाहिए हुआ है। हम बहुत वाक़यात को नज़रअंदाज भी कर दें तो हम उंगलियों पर अभी भी बैठे बैठे पिछले सिर्फ 1-1.5 साल के 10 वाक़यात अपने व्यूअर्स के सामने रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक़यात तवातुर के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें वो बेटरमेंट नज़र नहीं आती जो किसी भी एक वाक़ये से सीख हासिल करने के बाद नज़र आनी चाहिए। ठीक है। तो काशान हमारे नुमाइंदे इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है।
काशान, ताज़ा तरीन अपडेट्स दीजिए। मज़ीद डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं और क्या आग पर पूरा काबू पा लिया गया है? प्लीज़ गो ऑन। जी बिल्कुल, देखिए सानिया गोल प्लाजा के अफसोसनाक वाक़ये में अब तक 14 अफराद की लाशों को जो है वो निकाला गया है। 5 लाशें ऐसी हैं जिनके अज़ा मिले हैं रेस्क्यू काम को, जिनको ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सब थाना मुंतकिल किया गया है। जैसे ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि लाशों का डीएनए किया जाएगा, उसके बाद मुल्कों के हवाले की जाएंगी। ताज़ा तरीन मनाजिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएंगे। एक्सीवेटर की मदद से आज मलबे को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ही मलबा हटा रहे हैं, जहाँ से लाश की इत्तला मिल रही है, फलाई इदारे वहाँ पर जा रहे हैं और लाश को जो है तहवील में ले रहे हैं। जबकि हमने देखा कि कल वाकये में जो है यहाँ पर आग का जो एक बड़ा सिलसिला जारी था, जो कि अब रुक चुका है। जबकि अभी जो मलबा मौजूद है, मलबा जैसे हटा रहे हैं वहां से आग के शोले निकल रहे हैं, उसको फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जा रहा है। रेस्क्यू काम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 90% आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब तहकीकाती इदारों की जानिब से जो डीसी साउथ ऑफिस में मिसिंग पर्सन की डेस्क बनाई गई थी, वो लिस्ट तहकीकाती इदारों को फराहम कर दी गई है। 50 से ज्यादा नंबर जो है उसको ट्रेस किया गया है, जिसमें 36 नंबर की लोकेशन जो है वो गोल प्लाजा के एतराफ की लोकेशन उन्होंने ट्रेस कर ली है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो 26 से ज्यादा बंदे जो हैं वो अंदर मौजूद हो सकते हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन रेस्क्यूदारों की जानिब से आज रसाई मिली है, जबकि FWO की टीम यहाँ पर मौजूद है, मिलिट्री टीम यहाँ पर मौजूद है, वो भी अंदर दाखिल हुई है। सर्चिंग का अमल आज शुरू कर दिया गया है। फाइनल सर्चिंग जो है वो कुछ देर में की जाएगी। जी ठीक है, काशान हमें इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। काशान, डेफिनेटली ये आपके लिए भी बहुत ही मुश्किल मरहला है इस चीज़ को कवर करना, ऐसे वाक़यात को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। गाय बगाए इसकी डिटेल्स हम आपसे रहेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो सकी है, कितने लोगों को वहाँ से रिकवर किया गया है। फैसल, कल ख़ुद आप भी वहाँ पहुँचे, ऑब्वियसली उस वक्त तक भी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका था। हाउ वाज इट लाइक टू बी एट दैट प्लेस और फिर लोगों से बात करना और उनके तासुरात? बहुत मुश्किल से, और उसमें सबसे जो एक ख़तरनाक या जिसको दिल दहला देने वाली चीज़ थी, किसी रेस्क्यू इदारे को एक जो है ना 5 से 6 छोटी बच्चियों के कपड़े मिले थे जले हुए, वो लेकर आ रहा था। क्या कल कुछ हुआ, ज़रा आपको सुना देते हैं, दिखा देते हैं। मार्केट है और मार्केट बराबर में ही मार्केट है। तो कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे थे और कितने अरसे से आप देख रहे हैं? सर 20 साल से यही हैं हम लोग सारे, और सारे मिल के ही काम करते रहते हैं। 10:40 में मुझे कॉल आई, तो मैंने फायर ब्रिगेड के जावेद इरशाद साहब हैं डायरेक्टर, उनको कॉल की और उन्होंने गाड़ियाँ भेजना शुरू की। लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ियाँ आई, लेकिन उनके पास फिर पानी नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि पानी बहुत लेट आना शुरू हुआ। पानी जब आना शुरू हुआ तो उस टाइम पे ट्रैफिक और आवाम हटने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि लोगों के प्यारे थे, माल था, तो लोगों को बड़ा मुश्किल से समझाया गया। उस वक्त से असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन, डीसी साउथ और एसएसपी साउथ, वो तीनों लोग यहाँ पे काम करने के लिए रेडी थे और साथ पब्लिक को हटा रहे थे। मगर आवाम इस तरह आई थी कि क्योंकि लोगों की फैमिलीज अभी भी अंदर हैं, बस सबसे पहले हमारा काम ये था कि हम यही कहते रहे स्टार्ट से लेकर अभी तक कि जो लोग अंदर हैं अगर वो बच जाए, माल तो उसका नैमुल बदल मिल जाता है, इंसानी जान का नैमुल बदल नहीं मिलता। कितने अफराद अंदाजन फंसे हुए लोग बता रहे हैं? जो आ रहा है वो ये कहता है कि मेरे 2 हैं, मेरा 1 है, मेरे 4 हैं, मेरे 3 हैं। कुछ ऐसे लोग भी रात को हमें मिले जो कहते थे कि बच्चा, माँ और बाप 3 जाने शॉपिंग करने आए हैं, अब उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। 2-2:30 बजे तक कांटेक्ट हो रहा था, उसके बाद नहीं हो रहा। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी 3 औरतें आई थी, शादी थी उनके घर पे, उसकी शॉपिंग करने के लिए आई थी, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे। 1200 कम से कम दुकानें हैं और 1200 दुकानों में मुकम्मल तबाह हो गया है मॉल। अगर पानी बर वक्त मिल जाता तो शायद ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर होगा। अल्लाह तबारक ताला जिनका नुकसान हुआ है उनके नेमुल बदल अता फरमाए। अच्छा, एक ऐनी शाहिद जो कि जिनकी यहाँ दुकान भी थी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैडम यहीं मौजूद थी जिस वक्त आग लगी? जी, हम लोग यहीं बेसमेंट में थे, तो जब हम लोग यहाँ हमें अनाउंसमेंट की आवाज़ सुनने में आई थी कि फ़ौरन बेसमेंट खाली कर दिया जाए, आग लग गई ऊपर। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग शॉप पे पहुँचे थे, तो उस वक्त तो कुछ नहीं, आधे पौने घंटे तक तो कुछ भी नहीं था। तो जब हमने अनाउंसमेंट सुनी, थोड़ा भगदड़ थी, थोड़ा बाहर निकले, धुआं था पूरा, सब भाग रहे थे दुकानें बंद करके। तो हम लोग भी गेट नंबर 2 से, वो ज़्यादा हम लोग को नियर सेफ लग रहा था, तो हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे। और जैसे ही बाहर आए तो हमने आग के शोले, आग की लपटें ग्राउंड की और फर्स्ट फ्लोर, मेज़ानिन और फर्स्ट फ्लोर पे देखी थी। कितने बजे की बात है? ये तकरीबन 9:45-10 के आसपास की बात है। और हफ्ते की रात थी, अंदाजन कितने लोग होंगे?
देखिए, बेसमेंट तो खाली करा दिया गया था, काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे थे खाली कराने के लिए, हमारे प्रेसिडेंट कर रहे थे और भी लोग कर रहे थे, टीम वर्क हो रहा था। तो काफ़ी लोग लगे हुए थे कि बेसमेंट किसी तरह बेसमेंट खाली कराएं, और ऊपर भी खाली कराने की भाग दौड़ की जा रही थी, मगर उस वक्त ये है कि बेसमेंट से फ़ौरन बंदों को बाहर निकाला गया है। तो बेसमेंट में कह रहे हैं जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर ऊपर काफ़ी लोग फंसे थे। पार्किंग कहाँ पर है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि पार्किंग में भी लोग फंसे रहे हैं। सबसे ऊपर जो आखिरी रूफ था हमारा, जो छत है हमारी, जो आखिरी फ्लोर के ऊपर है, वो पार्किंग एरिया भी है, जनरेटर भी वहाँ पर होता है। तो काफ़ी लोग अपनी बचत करने के लिए ऊपर की तरफ भागे थे। तो रात को उनका भी रेस्क्यू हो रहा था, लेकिन उसमें भी फिर रेस्क्यू वालों की लेडर टूटा, पूरा उनकी सीढ़ी टूटी। तो उसके बाद फिर उनका रेस्क्यू मुश्किल हो गया। आग की लपटें जब आखिरी फ्लोर तक गई तो उनका रेस्क्यू बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसके बाद हम यही दुआ कर रहे थे कि ये ऊपर जो ऊपर अपनी बचत के लिए चढ़े हैं, अब उनके लिए कुछ हो जाए। मगर फिर इसके बाद जब आग की लपटें आखिरी फ्लोर पे गई ना, तो हमने कहा अब खत्म, ऊपर वाले भी अब नहीं बच सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आंखों देखा हाल एक खातून ने बताया जिनकी अपनी यहाँ पे दुकान थी। उनके मुताबिक 9:45 बजे, यानी अंदाजे के मुताबिक 9:30 बजे ये आग यहाँ पे लगी है, और उसके बाद 9:30 से 9:45 के दरमियान अनाउंसमेंट हुई है, लोग यहाँ पे आए हैं। 26 से ज़्यादा एग्जिट पॉइंट्स तो हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग बाहर आए, लेकिन इसके बावजूद आग इतनी शदीद थी और इतनी तेज़ी से ये फैली है कि रात तक ये आग नीचे थी, उसके बाद ये ऊपर गई है, और उसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऊपर पार्किंग जो थी वो भी अब पूरी की पूरी ढह चुकी है। ये है इस शहर की किस्मत, शहर कायद, शहर उरुसुल बलाद, के जहाँ पे कोई भी हादसा जो है वो छोटा नहीं रहता है। 13 से जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वाक़े को 13 से 14 घंटे बीत चुके हैं। कुछ हमने आपको ये जो सामने वाली सड़क है इसका हमने आपको मंजर दिखाया, कुछ हमने पीछे दिखाया। आप देख सकते हैं धुएं के बादल इतने हैं कि आपको नज़र नहीं आएगा कि कौन सी इमारत कहाँ है। ये डीसी ऑफिस है, इसके बराबर में गुल प्लाजा है, गुल प्लाजा के बराबर में एक रिहायशी इमारत है। ना गुल प्लाजा कारोबार के लायक रहा, ना वो इमारत रिहाइश के लायक रही। जब गुल प्लाजा कारोबार तो क्या, खड़े वो इमारत के पिलर भी अब नहीं बचे हैं, और बताया ही जा रहा है कि ये इमारत भी पूरी की पूरी कभी भी गिर सकती है। अगेन मैं आपको बताऊं कि अभी भी मुतज़ाद इत्तलात हैं यहाँ पे। जो डीसी के पास जो अब तक जो लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने अपने मिसिंग पर्सन की जो तादाद लिखवाई है वो 25 से 26 तक पहुँच चुकी है। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। एक खातून जो कि हामला थी, 7 महीने की हामला थी, अपने शौहर के साथ वो अपने बच्चे की शॉपिंग करने आई थी। अब उनका कुछ नहीं पता। उनका एक बेटा जो उनकी नानी अपनी नानी के पास रह गया था, वो यहाँ पे आके सिर्फ दुहाइयाँ दे रहा है कि वो किसके पास जाके जो है किसके हाथों में लहू तलाश करे। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे कार्रवाई जारी है। वला आलम ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी। इस तरह के वाक़यात जब भी होते हैं, इनको कवर करना अपनी ज़ात में एक अफ़सोस होता है। वी नेवर चीफ वांट फायर टू ऑफिसर एग्ज़ैक्टली। मोहम्मद हुमायूं खान हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, क्या इत्तलात है, अब तक कितनी डेथ्स हो चुकी है, कितनी डेड बॉडीज आप लोगों ने निकाली है, क्या इस वक्त सिचुएशन है, बताइए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अपना फायर फाइटिंग और अपना कॉलिंग और रेस्क्यू तीनों जो हैं ये काम चल रहे हैं, और काफी हद तक हमने चीजों को कंट्रोल कर लिया है। रेस्क्यू शुरू किया है। बताया जा रहा था कि मस्जिद के पास कुछ लोग हैं, वहां पर भी हमने सर्चिंग की, वहां से काफी मलबा भी हटाया हमने। उस तरफ से नहीं हमें लोग मिले, लेकिन जहां से हमने पहले 2 बॉडी रिकवर की थी, ग्रिल तोड़ इनकी जो ग्रिल लगी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पे, उसी जगह से मस्जिद कल हमें मस्जिद 4 लोगों का वहां से जो है मिली है बॉडीज, जिनको हमने हॉस्पिटल रवाना कर दिया था। तो हम ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहाँ पर चीजें अपना जो है कैंपटी ही ऑन ग्राउंड है इस वक्त ना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो, क्योंकि सानिया कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सानिया है, तो ये टाइम तलब है, और हमारे जिस तरीके से मलबा हटता रहेगा और फायर सामने आती रहेगी, फायर ब्रिगेड हुमायूं उसको भी साहब, ये बुझाता बताइएगा रहेगा। कि जब आप जी अंदर जी। पहुंच रहे हैं तो अंदर से बिल्डिंग की हालत कैसी है? कि आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है? अंदर भी हिस्से गिरे हुए हैं बिल्डिंग के? बिल्डिंग का एक बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मध्यम हो चुका है, जिसमें हमारा एक फायर फाइटर फुरकान शहीद हुआ है,
और उसकी बॉडीज भी कल हमने रिकवर की थी और बाद नमाज असर उसको उसकी तस्लीम हुई। ठीक है। उसके बावजूद हमारे लोग यहाँ से हटे नहीं है और यहाँ पर मुसलसल अपना काम कर रहे हैं। पानी फायर फाइटिंग भी चल रही है। मैंने बताया कि कल रेस्क्यू का जो काम जो शुरू हुआ है, क्योंकि जहाँ हुमायूं कम साहब हो रही है बिल्कुल वहाँ ठीक है पर हमारी और अर्बन सर्जन एब्सोल्युटली बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इस वक्त ये सिचुएशन है कि अब मुताबिक 14 अफराद जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ाबा हो चुके हैं। एक ब्रेक ले रहे, उसके बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। वेल, कुछ क्रिकेट की बात कर लें तो पाकिस्तान सुपर लीग एक नए दौर में दाखिल होने जा रही है। PSL 11 के लिए प्लेयर ऑक्शन मॉडल पर बड़ी पेशरफ सामने आ गई है और जो गवर्निंग काउंसिल है, उस गवर्निंग काउंसिल की जो वर्किंग कमेटी है, उसने ऑक्शन सिस्टम और प्लेयर रिटेंशन फॉर्मूले की हिमायत कर दी है। एब्सोल्युटली। सोर्सेज ये बता रही हैं कि जो फ्रेंचाइजेस हैं उन्होंने ऑक्शन मॉडल के हक में वोट दिया है। एट द सेम टाइम टीमें 4-4 खिलाड़ी रिटेन करने पर भी मुत्तफिक हो गई हैं। अब हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ही देंगे और इसके बाद बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। 8 टीमों पर मुश्तमिल PSL 11 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जबकि प्लेयर्स ऑक्शन फरवरी के पहले हफ्ते में एक्सपेक्ट की जा रही है। अच्छा, इसके साथ साथ सादिया, मैं बहुत सारी दीगर बातें भी क्रिकेट पे बात ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो अंडर 19 में वी लॉस्ट आवर फर्स्ट गेम इंग्लैंड के हाथों। हालांकि टीम ने अच्छा बंडल आउट कर दिया था इंग्लैंड को 200 प्लस पे, लेकिन फिर हमारी टीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। हालांकि वन साइडेड नहीं हारे हम और आखिर तक कोशिश की, लेकिन वो बिलासूद साबित हुआ। और तीसरी चीज़ ये भी कि मेरे ख्याल से स्क्वाड की भी थोड़ी सी हम बात ज़रूर करेंगे। जो हमारा मेंस वर्ल्ड कप है, क्योंकि उसमें बाबर और रिजवान तो बहुत कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बाबर BBL में कुछ भी करते नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बाबर की जो टीम है उसके साथ कुछ अनबन की भी खबरें आ रही हैं, जो सिंगल उनको डिनाई किया था। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। हम बदली भी बात करते हैं। हैदर साहब को दोबारा कनेक्ट करें। आई हैव थिंकिंग अबाउट पाकिस्तानी टीम। मुझे ये लग रहा है कि यार हमारा जो क्राइटेरिया है किसी भी प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का और उसे वर्ल्ड कप पे या किसी बड़े इवेंट में उसे इंट्रोड्यूस कराने का या उसको वापस कम बैक कराने का, वो बड़ा वियर्ड है। लाइक कि हम लीग्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, कभी PSL के ऊपर, कभी किसी और लीग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वहाँ पर वो कैसा परफॉर्म करेगा। वाई? बिकॉज हम अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ये मौका देते हैं कि वो खुद पिक एंड चूज़ करें कि वो कितना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, तो वहाँ का क्राइटेरिया तो उनके ऊपर अप्लाई होता ही नहीं है। एंड देन हम इस तरह की लीग से करते हैं जो आपकी कंडीशंस नहीं है, जो वो ज़्यादातर लीग्स में प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी टीम के साथ खेल भी नहीं रहे होते। Some may have taken retirement as well, so they're not going to be facing in the events as well. Oh yes, you know. So who are you playing against? किस क्राइटेरिया के तहत आप इन प्लेयर्स को चुनते और निकालते मुझे हैं? अफसोस की बात ये लगती है कि वहाँ BBL में, बिग बैश में जो रिटायर्ड प्लेयर्स भी है ना, लाइक BBL से BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग तक, आप हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, जो T20 के एक्सपर्ट जिन्हें हम कहते हैं, आप उनका हशर देख लें। आप बाबर की बात कर लें, आप रिजवान की बात कर लें, शाहीन तो ऑलरेडी अनफिट होके बाहर हो गए। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया की। अब आप आ जाए सीधा बांग्लादेश पे। कल मैं एक और मैच देख रहा था सिलेट का, और यकीन करें कि उसमें जितने पाकिस्तानी स्टार्स थे उनकी हालत ख़राब थी। हैदर अली हो गए जो कि टीम को कैप्टन कर रहे हैं, गालिबन चट्टोग्राम को कर रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर भी जो पाकिस्तानी प्लेयर है, कोई भी साहब ज़्यादा फरहान हो गए, सैम अयूब हो गए। नोटिसेबल वर्ल्ड कप से पहले कोई ऐसी इनिंग नहीं है ऑस्ट्रेलिया से लेकर बांग्लादेश की लीग तक कि जिस पर हम कह सकें कि बॉस ये वर्ल्ड कप तो हमारा है। वर्ल्ड कप तो हमारा है, या ये प्लेयर जो है ये वर्ल्ड कप में आपको दिखाएगा कि उसकी फॉर्म क्या है। एक तो ये, दूसरा एट द सेम टाइम आई रियली वांट टू डिस्कस अंडर 19 का हमारा जो हुआ। प्रॉबेबली हम अपने प्लेयर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे व्हेन इट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड के पहला मैच कैसा, पहला मैच ही मेरे ख्याल में हमारे टफ है। द अदर टू मैचेस प्रॉबेबली वी विल बी एबल टू क्लिंच बोथ ऑफ देम मे बी, बट मुझे ऐसा लगा कि एंड तक फाइट करते आपको नजर आए आपके लड़के, जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं दे वर ऑल्सो थिंकिंग कि इंग्लैंड की टीम है और हम इंग्लैंड की टीम से कहीं हार तो नहीं जाएगा। मुझे ऐसा बार बार लग रहा था दैट एक हिच है उनके दिमाग में जो बार बार उनको तंग कर रहा है कि वी कैन लूज दिस मैच, अदरवाइज दे कुड क्लिंच दिस वन टू। अच्छा, दोबारा से अगर हम बात कर लें PSL की, तो बड़ा रोना था खासतौर पे लाहौर कलंदर्स के जो ओनर थे, उनसे जब कहा गया कि जी वो नीलामी पे आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने उस वक्त तो बबांगे दोहल कहा था कि लाहौर कलंदर हमारी फैमिली। अब आप मुझे बताएं क्या फैमिली नीलाम होती है? अब ये जो हुआ है तो अब क्या होगा?
तो इस पे हमें इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पूरी दुनिया करती है उस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो हैदर साहब, पीएसएल में काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं और अब ये ड्राफ्टिंग से हटके ऑक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखें ऑक्शन ड्राफ्टिंग हम लोग करते थे पहले और ऑक्शन आईपीएल में किया जाता है, तो दोनों चीजें चलती हैं। बिग बैश में भी ऑक्शन होता है। तो असल बात ये है कि प्लेयर्स आपके पास कौन से अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों टीमों के लिए सबसे अहम बात ये होगी कि दोनों सूरतों में टीमों के लिए जरूरी बात ये होगी कि वो प्लेयर्स के लिए कहाँ तक अवेलेबिलिटी उनके लिए होती है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑक्शन में ये फायदा है कि टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग में आप डिपेंडेबल होते हैं कि जो प्लेयर आपके टर्न पे आ रहा है आप उसी पर आप या तो लें या ना लें। लेकिन ऑक्शन में आपके पास चांसेस जो हैं वो 100% होते हैं। आप उसकी बिड बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो वो प्लेयर आपको मिल सकता है। तो अब ये प्लेयर्स का जो एक मोनोपोली सी चलती थी कि ये प्लेयर सिर्फ इस टीम के पास आएगा, तो वो खत्म हो जाएगी। अब टीमें आजाद होंगी कि वो जो प्लेयर जिसको लेना चाहती हैं अपनी बिड बढ़ा के उसको ले सकती हैं। राइट। अच्छा, आपने देखा होगा हैदर भाई, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, अगर आप डिसएग्री करें तो मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ओवरऑल जो रेसिप्रोकेशन है किसी भी चीज़ की, चाहे वो पीएसएल के ओनर्स थे, इससे पहले हमने मुल्तान सुल्तान के ओनर को भी देखा, लाहौर कलंदर से भी अभी जैसे फैसल कह रहे थे कि इतने जज्बाती हम क्यों कमेंट्स दे देते हैं। मुझे ये बताएं कि व्हेन आर वी गोइंग टू लर्न कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ता है प्रोफेशनलिज्म में। ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे जाके कोई बहुत ही इमोशनल इस तरह की स्टेटमेंट दे दें जिससे जो फैंस हैं वो डिस्करेज होने लगे। बेसिकली तो सबसे बड़ा एसेट यही है किसी भी लीग का कि उसके फैंस उसके साथ कनेक्टेड रहें। बार बार एक के बाद एक हम जज्बाती देखते हैं, कोई स्टेटमेंट आती है और उसके बाद वो होता नहीं है, कुछ और हो जाता है, तो लोग अजीब से हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि इस लीग के ऊपर ट्रस्ट करना है नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखें, जितने भी आप डिसीजन लेते हैं सस्टेन कितना करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। आप जज्बात में आके बड़े बड़े दावे भी कर देते हैं और ये भी कह देते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप जब तक उनका अपने आप को इसका काबिल नहीं बना लेते हैं उन डिसीजंस का फायदा नहीं होता है। फैंस भी, आपकी बिल्कुल सही बात है, वो कनेक्ट होते हैं टीमों के साथ, उनकी इंगेजमेंट होती है, उनके जज्बात होते हैं, लेकिन फिर वो पीछे रह जाते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि पीएसएल एक बिल्कुल जो कॉर्पोरेटेड एक इदारा होना चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नजर आए, वो अभी तक हो नहीं पाया है। एक वन मैन शो की तरह चल रहा है। वन मैन शो की तरह आप जब चलेगा तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि डिस्करेज भी होंगे फैंस, और जो डिसीजन आप लेते हैं वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होंगे, सब लोग उसको कर भी नहीं पाएंगे। जबरदस्ती तो आप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो नहीं होती। हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, हमें ना आगे चलते ज़माने के साथ इनोवेशन बहुत ज़रूरी है हमारी। अब देखें, आईपीएल तो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था। अभी बिग बैश में एक तो पावर सर्ज वाली चीज़ है और दूसरा गालिबन वो इस चीज़ पे भी सोच रहे हैं आने वाली उनकी लीग में कि अब वो एक पावर हिटर जो है ना उसको नॉमिनेट, वो डेजिग्नेटेड हिटर के नाम से वो चीज़ होगी और वो उन 11 खिलाड़ियों के अलावा होगा। तो वो प्लेइंग 11 में जब उनको टाइम लगेगा वो उसको भेजेंगे, कोई टाइम आउट टाइप चीज़ होगी उसको भेजा जाएगा, कोई इस तरह का गेम का सेगमेंट होगा। इसी तरह एक डेजिग्नेटेड फील्डर होगा जो उसकी रिप्लेसमेंट होगा। तो दुनिया इस तरह इनोवेट कर रही है, क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बना रही है। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है जी, टॉस हुआ, बैटिंग हुई, बॉलिंग हुई, उसमें एंड आई एम सॉरी जो क्रिकेट का क्वालिटी होती है यहाँ पे, बस जी किसी ने 180 कर दिया, अगले ने 170 पे आउट हो गया और लोग बोरिंग, और जो हमारे स्टेडियम में इंजॉयमेंट भी नहीं होती, बोरिंग सा गेम, वापस चले गए। फिर हमारे शिकवा करते कराची में लोग क्रिकेट देखने नहीं आते। भाई नहीं देखनी किसी को, आई एम सॉरी, देखनी है क्रिकेट बट एंटरटेनमेंट देखनी है आपको, सिर्फ वो 1901 का टेस्ट मैच नहीं देखना हमने। T20 हैदर भाई है भी तो एंटरटेनमेंट ही ना। T20 आप छोटा फॉर्मेट क्यों लेकर आए थे? क्योंकि 50 ओवर की गेम लोगों को नहीं देखनी थी, तो आप चाहते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सके। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्रिकेट ही करनी है और उसके अंदर नए आइडियाज इंट्रोड्यूस नहीं कराने, तो
आई मीन नहीं, आपको ग्राउंड में भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती प्लेयर्स के भी? आई एम श्योर अभी जैसे फैसल ये बात कर रहे हैं, बिग बैश लीग में अगर कोई भी ऐसा प्लेयर इंट्रोड्यूस कराएगा तो उस पर स्पॉन्सर होगा, उस प्लेयर का नाम होगा, उसकी कीमत अलग होगी, ये सारी चीजें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाती हैं गेम में। बिल्कुल सही बात है, आप दोनों की ये बात बिल्कुल सही है। देखें, आप या तो आप एक बिल्कुल कन्वेंशनल क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो फिर आप एंटरटेनमेंट भूल जाएं, लेकिन जब आप कहते हैं, और T20 क्रिकेट जो है, फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है, वो एक्चुअली एंटरटेनमेंट है। वहां पे एक आप मतलब लोगों को खुश करने के लिए करते हैं और उसका मकसद भी यही है, तो फिर उसको प्योर एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाएं। या तो हम लोग क्या है, आधे तीतर आधे बटेर वाला काम है एक तरफ। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हमारे स्टेडियम्स, हमारे देखिए, बिग बैश से तो हमारा कभी भी हम उसके काबिल बराबर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बिग बैश का जो सिस्टम है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे सारे जो उनके तरीके हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि पब्लिक उसमें है और पब्लिक आती भी है। हमारे यहाँ पब्लिक नहीं आती है। जो सूरत हाल है स्टेडियम्स की, जाने का रास्ता, पहुंचने का, और सिक्योरिटी, और पता नहीं हजारों चीजें हैं। फिर उसके बाद जो पहुंच जाते हैं वो वहां पे फिर एक रिवायती क्रिकेट को जब देखते हैं तो फिर अगले दिन वो कहते हैं यार अब क्या करना, जाके क्या देखना है। यही हाल घर पे बैठे लोगों का होता है। हैदर भाई, बस Even ये वक्त अब की ये हाल बहुत हो कमी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। हम इस पर दोबारा भी बात करेंगे आपसे, लेकिन फैसल क्विकली आई जस्ट वांट टू ऐड दिस टू थिंक कि लोग हमारे यहाँ एग्जीबिशंस में भी जाते हैं ना, लोग बुक फेयर्स में भी जाते हैं, इसी ट्रैफिक में से, इसी सिक्योरिटी में से गुजर के जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक दे डोंट गेट व्हाट दे वांट टू गेट फ्रॉम देयर, एंड दैट इज व्हाई उनका इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेफिनेटली इसके ऊपर मजीद भी आपको तंग करेंगे ताकि हम जान सकें पेसल में और चीज़ें क्या हो रही हैं। ओके, विद दैट वी आर टेकिंग अ ब्रेक, लेकिन उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है आपके लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसे देख के तमाम लोग हो जाएंगे मोटिवेट, और इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि यू नो व्हाट, दे विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। यू नो व्हाट, आप खुद को चैलेंज करेंगे, खुद को बदलें। ये कहानी एक मतलब कोई मेड अप कहानी नहीं है, एक हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें कोई सर्जरी है या फाका कशी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। दैट इज द पार्ट दैट आई लव द मोस्ट। एब्सोल्युटली। अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा डाइट पे एक्सट्रीम डाइट्स पे चले जाते हैं और उसकी वजह से फिर उनको नुकसान होने लगता है। मगर आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, और फिर उसमें एक एक्सपर्ट गाइडेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू ओपन फॉर यू टुडे। एब्सोल्युटली। तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेट्स पे सलमान अंसारी और अमरीन। सलमान की ट्रांसफॉर्मेशन देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे, तो दोनों को हम वेलकम करते हैं और साथ ही उनकी तस्वीर भी हम दिखाते हैं। सलमान, अमरीन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड डू वी हैव द पिक्चर प्लीज, कि अगर हम, क्योंकि देखें सलमान को तो आपने अभी देख लिया है, हाँ। हम आपको एक पुराने वाला सलमान दिखाना चाहते हैं, और ज़्यादा नहीं, 6 महीने पुराने वाला सलमान हम आपको दिखाते हैं, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो एक प्रोडक्ट उन्होंने लिया और वो लेने के बाद देयर यू गो, ये आपके बड़े भाई तो नहीं है सलमान? नहीं बिल्कुल, ये आप खुद ही हैं, बिल्कुल ऐसा। ओह, दैट्स ह्यूज। वाह वाह, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। जरा आप दिखाइए जरा। हाँ, अब सलमान को दिखाइए। जादू, नॉट जादू, मेरे ख्याल में बहुत मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें। बिफोर आपकी कोच से हम पूछें कि इन्होंने क्या जादू चलाया, और उसके साथ न्यूट्राइट बिल्कुल। हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि हाउ डिड न्यूट्राइट हेल्प यू? There's the after as well. Yeah, wow. So, Have you, अब सलमान सोच रहे होंगे कि मैं क्या कोई मॉडलिंग या कुछ ऐसा कर सकता हूँ, या यू आर ऑलरेडी इनटू दिस, बट न्यूट्राइट ने कैसे हेल्प किया सलमान आपको? अच्छा। और आप कैसे पता चला कि न्यूट्राइट कैन डू वंडर्स फॉर यू? अच्छा, पहले तो मैं अपनी ना डाइट्स, हर तरह की डाइट्स ट्राई कर ली थी मैंने। जिम भी मैं कर रहा था, लेकिन वही कि एक टाइम पे आगे ना मेरा वेट रुक गया था, उससे नीचे जा नहीं रहा था, जो मेरा गोल था, जो एम था। तो मुझे न्यूट्राइट के बारे में पता लगा, क्योंकि मैं कुछ न्यूट्रिशंस जो अच्छे टॉप के डॉक्टर्स हैं उनकी मैं वीडियोस पॉडकास्ट देखता रहता था, तो मुझे न्यूट्राइट का पता लगा। तो मैंने फिर वो अपनी डाइट में शामिल किया, तो मुझे उससे काफ़ी डिफरेंस, तो आपके सामने ही है, तो कितना डिफरेंस पता लगा। तो कितना है ये डिफरेंस, जरा अगर आप हमें फिगर्स में बता सकें। अच्छा, तो मैंने स्टार्ट किया था, वैसे तो मैंने अपनी डाइट शुरू करने के 1 महीने के बाद न्यूट्राइट स्टार्ट किया था, तो मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ में कोई 40 kg जो है अपनी बॉडी से कट किया।
दैट्स तो अ मेरा होल पर्सन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो मेरा वेट 120 केजी था और अभी मैं 80 केजीज पे हूँ। जबरदस्त जबरदस्त 2 in 6 months. How's the feeling? फीलिंग ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सोल ना अपनी पुरानी बॉडी से निकाल के नई बॉडी में डाल दिया और मैं बिल्कुल न्यू एकदम नई बॉडी के अंदर आ गया हूँ। वंडरफुल। अच्छा अमीन, मुझे ये बताइएगा, कोई भी इस तरह का आप जब ले रहे हो सप्लीमेंट्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू ताकि आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है उसे फास्ट कर सके, इसके बारे में क्या मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे उसे रीड कर लेना चाहिए, कितने अरसे तक मैं यूज़ करूँ, हाउ डज़ इट हेल्प अ पर्सन जो कि वेट लॉस करना चाहता है? अच्छा, न्यूट्राइट का जो ये राइट डिटॉक्स है, ये बेसिकली आपके गट को हेल्दी बनाता है। ठीक है, गट हेल्दी होने का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही वर्क करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी आप ले रहे हैं वो फैट के फॉर्म में स्टोर ना हो, यानी एनर्जी कोई फैट के फॉर्म में स्टोर ना हो। इसके लिए हमें ज़रूरी है अपने गट को हेल्दी बनाना। तो आप बिल्कुल कंसर्न कर सकते हैं डॉक्टर से, लेकिन आपको खुद भी अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और अच्छी क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, उसके बावजूद वेट लॉस नहीं हो रहा। और ये राइट डिटॉक्स ऐसा एक प्रोडक्ट है जो बिल्कुल ही हर्बल सप्लीमेंट है, यानी कि रोज़मर्रा हमारे किचन में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, जो 4 ऐसी इंग्रेडिएंट से बना है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, लाइक अजवाइन, कलौंजी, सौंफ और बिटर एप्पल। बिटर एप्पल खुद सबसे बेस्ट फॉर्म और सोर्स ऑफ वो है डिटॉक्सिफाई। और उसके अलावा अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया और कलौंजी, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है आपका उसको अच्छा इम्प्रूव करेगा। और मुझे इससे इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है तो वो पहले अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाले, बिल्कुल, फिर कितनी मेडिसिन्स ले, कब तक अपना टारगेट बनाए कि मैंने इतने महीने या इतने दिनों तक ये मेडिसिन्स लेनी है। मेडिसिन्स लेने की बात नहीं, ये तो एक जैसे कि ये टैबलेट ऐसी हैं, सप्लीमेंट्स, या आप रेगुलर भी रखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, नो साइड इफेक्ट्स है, नो साइड इफेक्ट्स। देखिए ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, कि आप अपने गट को हेल्दी रखने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और वो इसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है वो यही है। एब्सोल्युटली। सो योर न्यूट्राइट का राइट डिटॉक्स है, इट वाज द राइट थिंग फॉर अगेन सलमान। अच्छा सलमान, कैसे इसका यूजेज किया आपने, दिन में कितनी बार, द टाइमिंग एंड ऑल, ये भी गलबन मैटर करता होगा? बिल्कुल, बहुत सिंपल है वैसे तो। आपने डिनर के बाद 2 टैबलेट्स लेनी है, क्योंकि एक तो ये आपका मेटाबॉलिज्म जब आप सो रहे होंगे उस वक्त बूस्ट रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तो आपके सोते सोते कहते हैं ना कि आप सो रहे होंगे और आपका जो फैट है वो कट रहा होगा बॉडी से, तो ये भी सोते सोते आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होंगी। तो मैं डेली यूज़ करता हूँ डिनर के बाद 2 टैबलेट्स, और मैं अब वीक में 1 दिन चीट डे भी कर लेता हूँ, तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये अच्छा, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि आपने बोला कि बहुत मेहनत करनी होती है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए। जस्ट वॉक मी थ्रू कि जब आपको पता हो कि आपने 40 kg अपने से निकालना है बॉडी में से, ऑब्वियसली ये मुश्किल है, सोच के थोड़ा भी लगता भी है कि यार ये कैसे होगा, और आपके साथ आप बता रहे हो हुआ भी कि एक सर्टेन टाइम पर आकर आपका वेट नीचे नहीं जा रहा था। What is that discipline that you're talking about? क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, what is that consistency जिसकी आप बात कर रहे हो जो चाहिए? अच्छा, आपको ना मेंटली पहले रेडी होना पड़ता है कि मुझे अगर नहीं खाना, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी बॉडी से शुगर कट करनी है तो वो कट करनी है, वो चाहे मेरे घर में कोई इवेंट हो या मैं कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, अगर मुझे नहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आपने एक दफ़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि आपने नहीं खाना, तो फिर वो नहीं खाना। तो अब मेरे सामने जो मेरा फेवरेट, अगर आप कोई फ्राइड चिकन भी रखेंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे वो नहीं खाना, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो अपने माइंड को मेरे ख्याल से रेडी करना पड़ता है, तो हो जाता है। राइट। अच्छा अमरीन, आप वो अज्जा अगर दोबारा बता सकें जो न्यूट्राइट के राइट डिटॉक्स में है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रील्स हम भी देखते हैं कि जी जिन प्रोडक्ट्स का आपने नाम लिया उनको जी उबाल लें और ये कर लें, बट इनको कंबाइन करके एंड टैबलेट फॉर्म में, तो मुझे प्लीज़ टॉक मी थ्रू ऑल द इंग्रेडिएंट्स और उनके बॉडी के फंक्शंस पे क्या क्या असरात होते हैं। ये बहुत ही समझ लें ईजी कर दिया है न्यूट्राइट वालों ने कि आपके लिए एक टैबलेट के फॉर्म में एक बेस्ट सोल्यूशन है जो आप ले लें। वही चीज़ें आप बॉईल करें, टोटके तो देसी टोटके बहुत आते हैं। अच्छा, इसमें 4 इंग्रेडिएंट ऐसे शामिल हैं, जैसे कि सौंफ जो आपकी ब्लोटिंग को ख़त्म करेगा, बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रहती है, स्पेशली फीमेल्स जो हैं उनकी बॉडी, हर जो हमारा टाइम पीरियड है वीकली डिवाइड करें तो ओव्यूलेशन पीरियड, सारी चीज़ें, हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ बॉडी डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है, और बॉडी में ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, वो परेशान रहती हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आज फिर स्वेलिंग फील हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें ख़त्म करता है जो सौंफ है। इसके अलावा अजवाइन है, कलौंजी है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होगा। और जो है इसके अलावा कलौंजी के साथ जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब मेटाबॉलिज्म बूस्ट तो होगा ही,
इसके साथ अजवाइन आप लेते हैं, अजवाइन का जो है सबसे आपको पता ही होगा उसके मतलब जी चेक करता है डाइजेस्टिव या सिस्टम को, आपके इम्प्रूव करता है, खाना जल्दी अच्छा डाइजेस्ट होता है। और इस जो बिटर एप्पल है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ बेसिकली डिटॉक्सिफाई कलौंजी तो इन्फ्लेमेशन भी आपकी बॉडी से बॉडी से निकालती निकालता है। है। या आपने सुना ही होगा सुबह सुबह निहार मुँह आप वो पिए बॉईल करके, जैसे कलौंजी का कलौंजी चाय का बना चाय लें, बना लें या या अजवाइन का चाय बना के पिए, उसको बॉईल करके। अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए इतना स्पेसिफिक टाइम और निकाल फिर के किस चीज़ें बॉईल रेशियो में करें, कितनी चीज होनी चाहिए ये भी वो नहीं आपके पता। लिए आसान कभी हो कभी गया है समटाइम विद राइट डिटॉक्स हाँ कि आप उसे 2 मेडिसिन आफ्टर डिनर ले लें। सलमा मुझे ये बताइएगा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि अगर आप जिम ना भी जा रहे हो तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को इतना अच्छा कर देगी कि जो आप खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। सो डू आई नीड टू गो टू जिम एज वेल, या फिर मैं ये मेडिसिन खाती रहूँ, इट विल स्टिल वर्क फॉर मी? नहीं बिल्कुल, अगर आप ये टैबलेट जो है न्यूट्राइड राइट डिटॉक्स यूज़ राइट करते डिटॉक्स रहेंगे या तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम छोड़ भी दें तो आपका वेट जो है वो गेन होने लगेगा। अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा खाना पीना ना शुरू कर दें, आप कैलोरीज ज़्यादा इंटेक करना ना शुरू कर दें, तो आपका वेट मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मिथ है। अगर आप यूज़ करना छोड़ दें तो आपका वेट बढ़ जाएगा। सलमान, उन लोगों को हम मोटिवेट करना चाहते हैं बिकॉज इट्स नॉट अबाउट just getting into shape and clicking some pictures, it's या about getting your life right, एंड हेल्दी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी से और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली। मुझे बताएं, जब आप 120 पे पहुंच गए थे, क्या डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो गई थी? द बॉडी पेन्स, जाना एंड द कॉन्फिडेंस एज वेल, वो सबसे बड़ा तब वो चीज़ होती है। सो उसको वो क्या क्या आपने चीज़ फेस की? यू स्टार्टिंग यूजिंग इट एंड नाउ अब आप ऐसा कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं ज़ाहिर है मेरा ऑफिस जो है वो 4th फ्लोर पे, तो मैं स्टेयर्स से मुझे जाने में मेरा सांस फूल जाता था। फिर मैं स्पोर्ट्स मैं क्रिकेट लवर हूँ तो मैं खेल नहीं पाता था। फिर मेरी फैमिली फ्रेंड्स सबसे मुझे ताने मिलने लग गए थे। तो मुझे फिर ऐसा फील हुआ कि एक टाइम पे आगे कि यार बस अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने वही कि अपने मेंटली प्रिपेयर हुआ और सोचा कि अब करना है तो फिर करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया और फिर रिजल्ट्स आपके सामने। चलें, ठीक है। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीन, बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप इंस्पायरिंग पीपल, हमारे यहाँ लोगों को बड़ी ज़रूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल हम चूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सो देयर यू गो, द सॉल्यूशन इज़ हियर। लेकिन उसके साथ आपने न्यूट्राइड का जो राइट डिटॉक्स है वो लेते हुए यू हैव टू कीप योर सेल्फ डिसिप्लिन भी, बिकॉज डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो अच्छा फील करेंगे। विद दैट हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसका दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। Thank you so much. Thank you so much. Yeah, Thank you so much. It was wonderful to have you on the show. प्रोग्राम में आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप फोकस्ड होते हैं और मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, तो किसी भी चीज़ पर जिस पर आप फोकस करें उसके समरात आपको नज़र आने लग जाते हैं। पाकिस्तान के जो समंदरी वसाइल हैं मुल्क की मईशत के लिए अब एक खुशखबरी बनने लगे हैं। देयर हैड बीन अ टाइम जब बहुत ज़्यादा हमें लगता था कि हमारा फोकस नहीं है और हम डेरिवेटिव थे, लेकिन अब एक फ़ोकस ज़रूर नज़र आता है। 2026 की अगर बात करें तो पहले 6 माह में पिछले महीने साल से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की सी फूड बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया और बरामदात की मालियत भी $253 मिलियन से तजावुज़ कर गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 22% ज़्यादा है। और वफाकी वज़ीर बहरी उमूर के मुताबिक ये कामयाबी आलमी मंडियों में पाकिस्तानी फ़िशरीज़ की बढ़ती मुसाबकत का सबूत है। बेहतर प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन निज़ाम, आलमी मेयार की सर्टिफिकेशन से बरामदी रफ्तार बरकरार रही है। चाइना ऑब्वियसली बड़ी मंडी तो रहा है, जबकि दीगर ममालिक को बरामदात में भी इजाफा देखा गया है। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र कुंडी, आप चेयरमैन पाकिस्तान फ़िशरीज़ एक्सपोर्टर एसोसिएशन है। ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो ज़फ़र साहब, ज़रा बताइए, एक्सपोर्ट हमारी बड़ी है फ़िशरीज़ में, क्या आदाद-ओ-शुमार रहे, कितना ज़बरदस्त रहा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़फ़र कुंडी, चेयरमैन पाकिस्तान फ़िशरीज़ एक्सपोर्टर एसोसिएशन। जी ज़फ़र साहब। देखिए, इस साल जो है ना, हमारा जो साल शुरू होता है, जो सीज़न शुरू होता है, वो जुलाई अगस्त से शुरू होता है। तो जुलाई से लेकर और दिसंबर 2025 तक तकरीबन 6 माह में इस बार जो है पिछले कई सालों से हमारे जो टारगेट था उससे हमने ऊपर अचीव किया। 22 से 26% तक जो है वो एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है। nice. और इसकी मेन वजूहत के आलमी मंडियों में जिस वक्त पाकिस्तानी जो मसनूआत है, पाकिस्तानी सी फूड है, उसकी एक तो खपत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक तो हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है
दूसरा हमारी बहुत सी कंपनियां वैल्यू एडिशन की तरफ जा रही हैं। वैल्यू एडिशन में ये है कि हमें रेट जो है ना बहुत अच्छे मिल रहे हैं और इसमें जो है ना तमाम मिनिस्ट्रीज भी जो है उनका भी बड़ा अहम किरदार है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सीडेप, इन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और जहाँ जहाँ हमें रुकावटें आ रही थी एक्सपोर्ट में, जैसे यूरोप में हमारे ऊपर तकरीबन पिछले 10-15 साल से बैन चल रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 फैक्ट्रियां जो है ना EU अप्रूव हो गई हैं। तो EU में भी हमारी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा यूके में, यूके क्योंकि EU से अलग हुआ है, तो यूके में तकरीबन 13 हमारी कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर हो गई हैं और यूके भी हमारी एक्सपोर्ट डायरेक्ट स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा जो है USA में फिलहाल हमारा श्रिम्प का बैन है, लेकिन फिश जो है हमारी US से जा रही है। और हाँ, तो हमारे पास अब जो है मार्केटें अच्छा, वो बैन जफर साहब, ये बैन क्यों है? ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोगों तक भी पता चले कि क्यों हमारी चीजें बैन होती हैं और क्या बेहतरी हम उसमें कर सकते हैं। असल में उनकी देखें यूएसए की एक रिक्वायरमेंट है टैड की। टैड होता है टर्टल एक्सक्लूडिव डिवाइस होती है जो एक नेट में लगती है, बोट्स के नेट्स में लगती है। तो वो कुछ उसकी वजह से जो है ना यूएसए ने हमें श्रिम्प से बैन किया कि आप 100% बोट्स जो है हमारी उस पर अगर वो नेट लगा होगा तो फिर वो बैन खुल जाएगा। और इंशाल्लाह इस साल जो है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि EDF ने भी कुछ फंड फराम किए हैं ताकि तमाम बोट्स के ऊपर ये नेट्स लग जाएं और ये बैन भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2026 के अंदर जो है ना लिफ्ट हो जाएगा। ये एक हमें एक बात सादी सी है और वो जब हम समझ लेते हैं तो हम किसी भी एक चीज़ पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करते हैं। वो ये कि जब आप किसी भी चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने जाते हैं, जो सबसे छोटा एम्प्लॉय है, जो सबसे छोटा मजदूर है, उसकी इनकम में भी फ़ायदा होता है। जब उसकी इनकम में फ़ायदा होता है तो वो ज़्यादा फोकस के साथ उन सारे प्रिकॉशंस को लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रिकॉशंस लूँगा तो मेरा माल और अच्छा बिकेगा तो मुझे और पैसे मिल सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये एजुकेशन निचली सतह तक किस हद तक पहुँच चुकी है और कितना उनके माहाना इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है। मैं बिल्कुल उन लोग बाहीगिरों की बात कर रही हूँ जो इससे पहले ऑब्वियसली एंड्स मीट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। देखें, जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है और आपको अच्छे प्राइस मिलते हैं तो ऑब्वियसली आप मार्केट से परचेजिंग प्राइस भी आपके इंक्रीज होते हैं और जब परचेजिंग प्राइस इंक्रीज होते हैं तो फिश की वैल्यू बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो माहीगीर है उसको फायदा होता है। और जो चीज़ वो अगर 500 की बेच रहा है, अगर वो 800-1000 रुपए में चली जाती है, उसकी इनकम में ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। और ये एक पूरा एक सिस्टम है, क्योंकि जो ये सी फूड की एक्सपोर्ट है या सी फूड की इंडस्ट्री है, इससे तकरीबन 10 से 15 लाख लोग जो है ना वो मुंसलिक हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद अगर देखी जाए तो इसकी एक्सपोर्ट दूसरे नंबर पे आती है। तो यानी आप अगर फैक्ट्रियों में जैसे मजदूर काम करते हैं, इस वक्त उनकी सैलरी जो है वो 45 से 50,000 जो है ना आम मजदूर की जो है वो सैलरी बन रही है। इस तरह माहीगीरों के जो राउंड लगते हैं, माहीगीरों के राउंड में उनकी जो पर राउंड इनकम है वो तकरीबन जो है ना वो 70 से 80,000 पर जो है माहीगीर वो इनकम हो गई है। तो इससे जो है ना लाजिम बात है कि जब आपकी एक्सपोर्ट अच्छी होगी, आपको रेट अच्छा मिलेगा और आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो पर लेबर इनकम जो है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफ़र कुंडी साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन। होप करते हैं कि ये जो डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है ये मेंटेन रहे। जहां हमें 22% हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, हम इससे आगे भी इस साल नए रिकॉर्ड्स कायम कर सकें। चलिए कुछ आलमी मंजरनामे की बात कर लें। गज़ा के मुस्तक़बिल पर एक बार फिर आलमी ताकतों का कंट्रोल नुमायां हो गया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने जंग के बाद गज़ा के इंतज़ाम और तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस कायम किया है। बोर्ड ऑफ पीस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे मुतनाज़ मगर बाअसर नाम शामिल हैं। अच्छा, ये बोर्ड वक्ती तौर पर गज़ा की निगरानी और सरमायाकारी या सफारतकारी के फैसले करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी है। ये सारे सवाल अब सब सामने आ रहे हैं कि ठीक है ये आपने पीस बोर्ड बना दिया है, लेकिन ये अमली तौर पर कब वहाँ पर पीस ला सकता है या नहीं। हामिद खान अलमशकी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। हामिद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बार बार ये जहन में बात आती है, मीन टोनी ब्लेयर के बारे में मैं, आप विटकॉफ के बारे में मैं, आप ट्रंप, हम इन सब के बारे में ऑलरेडी हमें शुबा है। हम उनकी कभी भी नीयत पे ट्रस्ट नहीं कर सकते।
पॉइंट ये है, हम अमली पीस की तरफ जा रहे हैं ये बोर्ड्स बनाने के बाद या नहीं? बहुत शुक्रिया साथिया। देखिए बात यह है कि ये जो बोर्ड बना है ये वही है जो शुरू में उन्होंने प्रपोज किया था जब गजा सीज फायर का वो 24 निकाती फार्मूला लाए थे। या और उसके अंदर उस वक्त भी बड़ी बात हुई थी कि जी ये जो टोनी ब्लेयर हैं ये तो इराक के हजारों लाखों लोगों के कातिल हैं और मिडल ईस्ट जी हाँ। के अंदर जितनी खूनरेजी चल रही है उसमें टोनी ब्लेयर और सदर बुश का जो हाथ है वो सारी दुनिया को पता है। सो इस हवाले से बड़ा एक मुतनाज़ा सा बोर्ड बना दिया। फिर उसके बाद ये कि अभी तक इस बोर्ड के कोई इख्तियारात और कोई अमली काम के ऊपर कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है कि वो किस तरह का काम करेंगे। वो इसराइल की सहूनियत का जुल्म रोकने के लिए उनके पास क्या इख्तियार होगा या क्या कोई अमली इक़दाम करेंगे या सिर्फ खाली बात हमास को गैर मुसल्लह करने की है, खाली बात गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने की है, खाली बात गजा के फ़लस्तीनियों की रिहैबिलिटेशन के नाम के ऊपर उनको किसी और जगह रिलोकेट करने की बात है। ये सारे सवालात हैं जिनका जो है वो जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक बेहतरीन फैसला है कि उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी शख्सियत शामिल नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि ना तो इसका मैंडेट क्लियर है, ना इसकी जो प्लानिंग है या फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्लियर हैं। एक बात मेरा ख्याल है कि हमारी उम्मत मुस्लिमा को समझनी होगी और बड़ी क्लियर लीडरशिप को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो ये कि एक अमेरिका का ऐसा पीस बोर्ड जिसके अंदर ना तो कोई बड़ी मुसलमान शख्सियत शामिल है, ना ही कोई फ़लस्तीनियों के जो लोकल लीडरशिप है उसको शामिल किया गया है, तो वो कैसे अमन ला सकते हैं? ये तो सिर्फ ऐसे ही है जैसे ये कोई जबरदस्ती करना चाहते हामिद हैं। साहब, लेकिन ये एक देखें एक और भी तरफ तो चीज़ मेरे इसराइल जहन में आती है, वो ये कि ठीक है पाकिस्तान इसमें मौजूद नहीं है और वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इस बोर्ड की हैसियत क्या है। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हम किसी भी कमेटी का, किसी भी बोर्ड का हिस्सा नहीं होते तो हम गजा के लोगों को हैंग इन द एयर वाला एटीट्यूड भी उनके साथ नहीं कर सकते। आपको कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट और पेनिस्ट्रेशन की स्पेस बनानी पड़ती है। तो फिर वो कैसे कर सकती हैं मुस्लिम नेशंस, वो कैसे कर सकता है पाकिस्तान? देखिए बात यह है कि एक वाज़े और मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है मुस्लिम नेशंस की तरफ से। उसके अंदर स्पेशली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतर जैसे ममालिक हैं जिनको एक मुश्तरका लाइहा अमल बनाना पड़ेगा जिसके मुताबिक वाज़े तौर पर पैगाम दिया जाए कि ऐसा कोई भी पीस बोर्ड या ऐसा कोई भी निगरान हुकूमत काबिल कबूल नहीं हो सकती जिसका मैंडेट क्लियर ना हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसके पास इसराइल को रोकने के लिए कोई तरीक़ाकार ना हो। देखिए अभी सीज़ फायर की 350 से ज़ायद वायलेशन कर चुका है इसराइल और 650 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है और दुनिया को पता ही नहीं है कि अभी तक वो बमबारी और जुल्म और बर्बरियत जारी है। मुसलमान ममालिक पाकिस्तान और जिस तरह आपने कहा सबके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये एक ऐसा लाइहा अमल अपनाएं जिसके तहत इंश्योर करें कि जो गजा के फ़लस्तीनी हैं उनका मुआशी तौर पर उनको दोबारा से बहाल किया जाए। उनके ऊपर हेल्थ फैसिलिटीज, उनके हॉस्पिटल्स, उनके स्कूल, उनका जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है उसको बहाल करने की बात की जाए। हमास को गैर मुसल्लह करना कोई मसले का हल नहीं है जब तक दो रियासती हल यानी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया जाता। इसमें ना पाकिस्तान का ये हाँ। मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और मेरा ख्याल है इसी मौक़िफ़ के ऊपर ही पाकिस्तान और मुसलमान ममालिक को इकट्ठे होना होगा। हामिद बात साहब, ये है इसमें कि कुछ चीज़ें हैं, इफ़ यू अलाउ मी, इसमें कुछ चीज़ें हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक बिल्कुल इकट्ठे उनके होने चाहिए, बट माइट इज़ राइट की पॉलिसी है ना इस वक्त तो न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर का मामला चल रहा है। हम इस पीस बोर्ड को तब माने जब हमें पहले ट्रंप का वो डिसीटफुल प्लान हमारे जहन में ना हो कि जी इनको मिस्र निकाल दो या इनको किसी जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में सेटल करा दो। ये चीज़ भी थी ना, ऑन द टेबल थी। हम उस वक्त फिर यकीन करें ना, हम उस वक्त यकीन करें जब ये सिर्फ हमास को डिसआर्मामेंट की बात नहीं बल्कि फ़लस्तीन को कमज़ोर करने की बात ना हो। सो देयर इज़ अ डिस्ट्रस्ट ऑफ थिंग्स। सो जो आप बात कर रहे थे उसको प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा कि इन ममालिक, ये विटकॉफ हो गए, टोनी ब्लेयर साहब हो गए, द प्रोपेगेटर ऑफ इराक वॉर, इनको हटा के अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? हम किस तरीके से बाकी ममालिक इन्फोर्स करवाने की कोशिश करें? देखिए बात ये है फैसल कि हम बार-बार यही बात कर रहे हैं कि चाहे वो जैरेड कुश्नर हो, मार्को रूबियो हो, टोनी ब्लेयर हो, ये सारे वो
नाम है जो हम जानते हैं कि इसराइल नवाज हैं, यहूदी लॉबी के ज़ेर असर हैं, सो इनसे हम किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते। जबकि दूसरी जानिब बार-बार ज़िक्र किया गया कि आपको तुर्की की तरफ, तुर्की की लीडरशिप से कोई आप नाम ले लें, आप कतर से कोई नाम ले लें, आप सऊदी अरब से कोई नाम ले लें, लेकिन बात ये कि जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इख्तियार अगर कोई नहीं है, कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है और ऐसा रोड मैप जो सिर्फ़ मतलब सहूनियत के लिए या इसराइलियों के सपोर्ट के लिए ना हो, बल्कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बात करता हो। इसराइल के जो मगरबी किनारा है और जो दूसरी जगह पर आबादियाँ कायम कर रहा है, उनको ख़त्म करने की या उनको रोकने की बात कर रहा हो। सेटलर्स के ने जिस तरह से ज़ुल्म बर्पा किया हुआ है, उसको ख़त्म करने की बात कर रहा हो। और सबसे बढ़कर ये कि जो 1 लाख के करीब गज़ा के लोग शहीद हुए हैं 2 साल में, अब जो बाकी रह गए हैं उनकी रिहैबिलिटेशन की बात हो, जो वो अभी कैटास्ट्रॉफ़ी फ़ेस कर रहे हैं, ग़ज़ाई किल्लत, बहरान, कहर, नो एजुकेशन, नो मेडिकल सपोर्ट, ये सारे मामलात को हल करने के लिए वहाँ की लोकल इंडिजिनस पावर का इक़्तिदार में आना या बाइख्तियार होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक इंडिजिनस लोगों को आप इख्तियार नहीं देंगे, कोई भी पीस फोर्स या कोई भी पीस गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती, माँ सिवाय ये कि वो यहूदी पर्पस को सर्व करे, इसराइल के कभी भी पर्पस को सर्व। इंडिजिनस लोगों को वहाँ पर बढ़ने दोबारा नहीं दिया जाएगा। यही इसराइल का जो पर्पस था वो उसको आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, पर टाइम ये डिसाइड करेगा। हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वाज वेरी टू हैव यू ऑन द शो। चलिए इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।